गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, हमारा एक क्वेश्चन AS 16 का हमारा रहता था, जो मैंने कहा था हम AS 11 के बाद कवर करेंगे। बेटा आ जाओ, जरा उस क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या क्वेश्चन है जरा देखना जरा बेटा ध्यान से। क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है बेटा 2-3 बार। क्वेश्चन नंबर 6, XYZ Limited has taken a loan of USD dollar 10,000 on April 1, 2012 for a specific project at an interest rate of 5% payable annually. On April 1, 2012, the exchange rate between the currencies was 45 rupees per USD. The exchange rate is rupees 48 per dollar as on 31st March 13. The corresponding amount, that is $10,000 at the rate of 45, could have been borrowed by the company in India at 11% per annum as on 1st April 2012. Determine the amount to be capitalized as per borrowing cost as per AS 16. चलो बेटा, मेरी बात ना बेटा ध्यान से जरा थोड़ी सी सुननी है सबने। क्वेश्चन नंबर 6 ये बेटा आपके AS 16 का है। ठीक है बेटा, मैं ना कुछ जर्नल एंट्रीज बना रहा हूं जो नॉर्मली आप बनाते हो एज पर AS 11। अभी AS 16 भूल जाना बेटा, जर्नल एंट्रीज बना रहे हैं एज पर AS 11। ठीक है बेटा, चलो मुझे बताओ। सबसे पहले आपने 10,000 US डॉलर्स का बेटा लोन लिया है 1 अप्रैल 2012 को। अच्छा, लोन लेने की हम एंट्री करेंगे बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। अच्छा बेटा, सबसे पहले इनिशियल मेजरमेंट करते हो कौन से रेट पे? ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो 1 अप्रैल का रेट है बेटा $1.45 का, तो $10,000 4,50,000। नरेशन बीइंग फॉरेन करेंसी लोन इनिशियली मेजर्ड। ठीक है बेटा, ये एंट्री करते हो आप ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। अब बताओ बेटा मेरे को, क्या ये लोन ड्यूरिंग द ईयर रीपे हुआ या नहीं? नहीं बेटा, रीपे नहीं हुआ है। इसका मतलब 31 मार्च 2013 को ये लोन बैलेंस शीट में क्या करेगा? अपेयर। बैलेंस शीट में अपेयर करेगा तो इसका क्या करोगे बेटा? सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। और लोन आपकी मॉनेटरी आइटम है, तो कौन से रेट पे होगा? जो भी बैलेंस शीट डेट पे रेट होगा, और बैलेंस शीट डेट पे रेट है 48। तो मेरे को एक बात बताओ, आपने लोन को इनिशियली मेजर 45 पे करा था और साल के एंड में रेट हो गया 48, तो $1 3 रुपए से बढ़ा है बेटा। बढ़ रहा है बेटा, तो लोन भी बढ़ेगा हमारा। लायबिलिटी बढ़ रही है, तो बिजनेस के लिए लॉस। 31 मार्च 2013 एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। बेटा $1 3 रुपए से बढ़ा तो $10,000 30,000 से बढ़ जाएंगे। ठीक है, नरेशन बीइंग फॉरेन करेंसी लोन subsequently measured on balance sheet date, subsequently measured on balance sheet date। ठीक है बेटा, लो अब बताओ बेटा, इसी दिन 31 मार्च को
आप इस लोन पे बेटा इंटरेस्ट पे करोगे 31 मार्च 2013 को। देखो उसने कहा था ना फर्स्ट लाइन में, एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पेबल एनुअली। तो चलो इंटरेस्ट पे करो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बेटा कितना कितना लोन था, 4,50,000 का तो इनिशियली मेजर किया था, प्लस 30,000 का सब्सिक्वेंटली मेजर किया, तो 4,80,000 का लोन हो गया, उस पर 5% पूरे साल का 24,000 रुपए का इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, बाकी बीइंग इंटरेस्ट पेड, लो बेटा कॉपी करो, बीइंग इंटरेस्ट पेड। और बेटा एक एंट्री हम और कर रहे हैं, ये इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है, पीएल में चला जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, कितना 24,000 रुपए। ठीक है, नरेशन बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड टू पीएल, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज टू पीएल। तो बेटा अभी मैंने ना AS16 का बेटा एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं करा है, मैंने अभी जो भी ट्रीटमेंट किया है वो एज पर AS11 किया है। लो बेटा कॉपी करो, अब मैं आता हूं AS16 पे, पहले कॉपी करो। चलो अब मैं आपसे एक बात पूछूं बेटा, कर लिया कॉपी सबने? अब मुझे एक बात बताओ, फॉरेन करेंसी में लोन लेके, फॉरेन करेंसी में लोन लेके बेटा आपको नुकसान कितने का हुआ? एक तो बेटा 30,000 का आपको हुआ फॉरेन एक्सचेंज लॉस, जो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे हुआ, और एक आपको लॉस हुआ इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, कितने रुपए का? 24,000 रुपए का। तो टोटल लॉस, टोटल लॉस आपको फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी में लोन लेके टोटल लॉस 30 प्लस 24 54,000 का लॉस हुआ है। तो यहां पर लिखना लॉस, दो पार्ट्स में डिवाइड करो इसे, लॉस बाय टेकिंग लोन इन फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी में लोन लेके आपको बेटा टोटल नुकसान, फॉरेन करेंसी में लोन लेके आपको टोटल नुकसान हुआ बेटा कितना? 54,000 का। ठीक है, 30,000 का फॉरेन एक्सचेंज लॉस और 24,000 का इंटरेस्ट। कॉपी करो यहां तक, कॉपी करो, फिर आगे चलते हैं। काम की बात कर रहा हूं बेटा। बेटा अब अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो उन्होंने क्वेश्चन में एक लाइन कही थी बेटा, थर्ड लाइन जरा पढ़ना। आओ जरा मैं आपको पढ़ाऊं, देखो ये वाली लाइन बेटा पढ़ो, ये देखो, the corresponding amount, that is $10,000 at the rate of 45, तो $10,000 at the rate of 45 यानी 4.5 लाख रुपए, the corresponding amount could have been borrowed by the company in India। मतलब कंपनी फॉरेन करेंसी लोन लेने के बजाय
इंडियन करेंसी में भी लोन ले सकती थी, और अगर इंडियन करेंसी में लोन लिया होता तो 11% पे मिलता। लिया नहीं है, अगर लिया होता तो। बेटा एक नोशनल अमाउंट लेके चल रहे हैं हम, अजम्पशन हम लेके चल रहे हैं। अब सुनो क्या अजम्पशन ले रहे हैं हम। अजम्पशन ले रहे हैं कि अगर हमने लोन इंडियन करेंसी में लिया होता तो नुकसान कितना होता। लॉस बाय टेकिंग लोन इन इंडियन करेंसी, अगर रुपीस में हमने लोन लिया होता तो हमें नुकसान कितने का होता। बेटा अपने आप बताओगे मेरे को, अगर आपने लोन इंडियन करेंसी में लिया होता तो बेटा फॉरेन एक्सचेंज लॉस अराइज नहीं करता, सिर्फ एक ही लॉस अराइज करता और वो है इंटरेस्ट का। तो बताओ 4.5 लाख रुपए का लोन अगर इंडियन करेंसी में लिया होता तो उस पे 11% आपको देना पड़ता, 49,500 का आपको इंटरेस्ट देना पड़ता। 49,500 का आपको क्या देना पड़ता, इंटरेस्ट देना पड़ता। बात बताओ समझ आई सबको, ठीक है। तो बेटा वो सुनो, अब AS16 क्या कह रहा है, मेरी बात सुनो पहले। AS16 कह रहा है अगर आपने लोन इंडियन करेंसी में लिया होता इंस्टेड ऑफ फॉरेन करेंसी तो आपको नुकसान 54,000 की जगह 49,500 का नुकसान होता, अगर आपने लोन इंडियन करेंसी में लिया होता। तो अब मुझे एक बात बताओ बेटा, हमें फॉरेन करेंसी में लोन लेके बेटा नेट लॉस कितने का हुआ। नेट लॉस पहले बताओ हमें कितने का लॉस हुआ। 54 का फॉरेन करेंसी में लोन लेके 54 का लॉस हुआ। अगर इंडियन करेंसी में लिया होता, तो हमें 49,500 का लॉस होता। तो बताओ फॉरेन करेंसी में लोन लेके एडिशनल लॉस कितने का हुआ। 4,500 का एडिशनल लॉस हो रहा है हमें बाय टेकिंग लोन इन फॉरेन करेंसी। बात बताओ समझ आई बेटा सबको। कॉपी करो पहले से, फिर मैं आगे समझाता हूं आपको। तो उन्होंने कहा, मैं दोबारा एक बार बोल रहा हूं, फॉरेन करेंसी में लोन लेके आपको नुकसान 54,000 का हुआ, और अगर इंडियन करेंसी में आपने लोन लिया होता तो आपको 49,500 का लॉस होता। तो एडिशनल लॉस फॉरेन करेंसी में लोन लेके कितना हुआ, 4,500। तो उन्होंने कहा कायदे में ये 4,500 है आपका फॉरेन एक्सचेंज लॉस। कायदे में ये 4,500 है आपका फॉरेन एक्सचेंज लॉस। फॉरेन करेंसी में लोन लेके इतना ही तो नुकसान हुआ है आपको एडिशनल। भाई बाकी जो 49,500 है वो नुकसान तो आपको तब भी होता अगर आप लोन किस में लेते, इंडियन करेंसी में लेते। बात समझो भाई, 54,000 का नुकसान हुआ आपको टोटल फॉरेन करेंसी में लोन लेके। AS16 कह रहा है 54 में से 49,500 का लॉस तो आपको तब भी होता अगर आप लोन इंडियन करेंसी में लेते। तो फॉरेन करेंसी में लोन लेने की वजह से एडिशनल नुकसान आपको 4,500 रुपए का हुआ। तो कायदे में वही 4,500 आपका फॉरेन एक्सचेंज लॉस है। बात समझ आई पक्का। अच्छा अभी सुनो, काम खत्म नहीं हुआ बेटा अभी। अब मुझे बताओ हमें हमें लॉस इन 2 मिनट, हमें लॉस इन केस ऑफ
फॉरेन करेंसी लोन। लॉस इन केस ऑफ फॉरेन करेंसी लोन। बेटा बताओगे हमें लॉस इन केस ऑफ फॉरेन करेंसी लोन कितना हुआ? 54,000 का लॉस हुआ था ना, टोटल लॉस तो 54 हुआ था, जिसमें से 4500 को हमने माना फॉरेन एक्सचेंज लॉस। 4500 को हमने माना फॉरेन एक्सचेंज लॉस। यानी पता है एक बात है, एक बात सुनो सुनो, तो कायदे में देखा जाए ना, कायदे में देखा जाए तो फॉरेन एक्सचेंज लॉस बेटा 30,000 का नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज लॉस 30,000 का नहीं है। भाई एक बात बताओ, AS16 आपको क्या कह रहा है? AS16 कह रहा है आपको फॉरेन करेंसी में लोन लेके 54 का नुकसान हुआ, लेकिन 49,500 का नुकसान तो तब भी होता अगर आप लोन फॉरेन करेंसी में नहीं लेते। तो फॉरेन करेंसी में लोन लेने की वजह से एडिशनल नुकसान कितना हुआ? 4,500 का। तो कायदे में 4,500 को क्या माना जाएगा? फॉरेन एक्सचेंज लॉस। और जो बचा हुआ है ना बेटा 49,500, वो आपकी है बोरोइंग कॉस्ट, वो आपकी है बोरोइंग कॉस्ट। तो बाकी जो 49,500 है वो है आपकी बोरोइंग कॉस्ट यानी इंटरेस्ट की कॉस्ट। वो जो बचा हुआ 49,500 है वो है आपकी बोरोइंग कॉस्ट, मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट। बताओ बेटा बात जो मैंने कही वो क्लियर हुई सबको? तो देखो दोबारा से उन्होंने कहा फॉरेन करेंसी में लोन लेके आपको कितना नुकसान हुआ? 54। लेकिन 54 में से 49,500 का नुकसान तो तब भी होता अगर आप लोन फॉरेन करेंसी में नहीं लेते, इंडियन करेंसी में लेते। तो फॉरेन करेंसी में लोन लेने की वजह से एडिशनल नुकसान कितना हुआ? 4,500 का ही तो हुआ। तो कायदे में सुनो, कायदे में कायदे में ये जो 30,000 है ना, कायदे में ये जो 30,000 है, दिस इज नॉट फॉरेन एक्सचेंज लॉस। ये 30,000 फॉरेन एक्सचेंज लॉस नहीं है। इसमें से सिर्फ 4,500 रुपए क्या है? फॉरेन एक्सचेंज लॉस। मतलब बचा हुआ जो 25,500 है ना, दैट विल बी कंसिडर्ड एज बोरोइंग कॉस्ट एज पर AS16। तो मेरे को बताओ 24,000 की बोरोइंग कॉस्ट तो थी बेटा। ये 24,000 की बोरोइंग कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट मतलब बोरोइंग कॉस्ट, ये 24,000 की बोरोइंग कॉस्ट तो थी एज पर AS11, और इसमें ऐड कर दो 25,500 की बोरोइंग कॉस्ट जो है एज पर AS16। तो टोटल बोरोइंग कॉस्ट आ जाएगी 49,500। भाई 24,000 की बोरोइंग कॉस्ट तो आप एज पर AS11 रिकॉग्नाइज कर ही रहे हो ना। 25,500 एज पर AS11 नहीं है, उसे माना गया है बोरोइंग कॉस्ट एज पर AS16। और अगर आपको याद हो बेटा, बोरोइंग कॉस्ट AS16 में सबसे पहली बात मैंने बताई थी, बोरोइंग कॉस्ट में क्या क्या आता है? इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चार्जेस, अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट और प्रीमियम, अमोर्टाइजेशन ऑफ एंसिलरी कॉस्ट, और फोर्थ था बेटा एक्सचेंज डिफरेंसेस। एक्सचेंज डिफरेंसेस खोल के देखना बेटा, AS16 एक्सचेंज डिफरेंसेस। तो ये बेटा जो 25,500 है ना, इसे बेटा बोरोइंग कॉस्ट माना गया है एज पर AS16। आप पूरे 30,000 को, आप पूरे 30,000 को फॉरेन एक्सचेंज लॉस नहीं मान सकते। मैंने आपको बेटा उसका लॉजिक बताया। सुनो क्यों आप बेटा पूरे 30,000 को फॉरेन एक्सचेंज लॉस नहीं मान सकते? क्योंकि बेटा गवर्नमेंट कह रही है फॉरेन करेंसी में लोन लेके आपको 54,000 का नुकसान हुआ, लेकिन अगर आप लोन फॉरेन करेंसी में ना लेते, आप इंडियन करेंसी में भी लेते, तब भी आपको नुकसान 49,500 तो होता ही ना। तो बताओ फॉरेन करेंसी में लोन लेके एडिशनल नुकसान कितना हुआ? सिर्फ 4,500 का ही तो हुआ। पक्का? तो 4,500 को ही हम फॉरेन एक्सचेंज लॉस मान सकते हैं,
30,000 को फॉरेन एक्सचेंज लॉस नहीं मान सकते। तो 30,000 में से 4,500 को आप फॉरेन एक्सचेंज लॉस मान लो, बचा हुआ 25,500 विल बी कंसिडर्ड एज बोरोइंग कॉस्ट एज पर AS 16। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, कितनी बोरोइंग कॉस्ट आई? 49,500। इसका बाइफर्केशन बताओ बेटा। इसमें से 24,000 की बोरोइंग कॉस्ट तो आ गई एज पर AS 11, वो तो आनी थी ना बेटा 24,000, तो प्लस प्लस 25,000 की बोरोइंग कॉस्ट, सॉरी 25,500 की बोरोइंग कॉस्ट, 25,500 की बोरोइंग कॉस्ट आई एज पर AS 16। बेटा ये बस एक बात थी जो हमें समझनी थी। मुझे एक बात बताओ बेटा, क्लियर हुआ? कॉपी करो, कॉपी करो। फिर एक बात लास्ट बताता हूं आपको बेटा। तो ये 24,000 तो बेटा बोरोइंग कॉस्ट आ गई एज पर AS 11, ये तो आनी ही थी, आती ही है, ये तो कल भी हमने करा था। हाँ, 25,500 के फॉरेन एक्सचेंज लॉस को भी क्या माना गया है? बोरोइंग कॉस्ट, क्योंकि पूरा 30,000 कैन नॉट बी रिकॉर्डेड एज फॉरेन एक्सचेंज लॉस। 30,000 में से 4,500 को आप फॉरेन एक्सचेंज लॉस मान सकते हो, बचा हुआ 25,500 विल बी कंसिडर्ड एज बोरोइंग कॉस्ट एज पर AS 16। ठीक है बेटा। अब मैं एक बात आपसे बेटा करना चाहता हूं। तो देखा जाए ना तो बेटा, आपने जो ये वाली एंट्री बनाई थी ना बेटा, ये सेकंड फॉरेन एक्सचेंज लॉस वाली, ये बेटा गलत हो गई अब, क्योंकि आपने फॉरेन एक्सचेंज लॉस कितना शो करा? 30। जबकि बताओ एक्चुअल में फॉरेन एक्सचेंज लॉस 30 तो है ही नहीं ना, कितना है? 4,500। अच्छा, फिर बताओ, ये ट्रीटमेंट भी आपका, खैर ये तो चलो आप कह सकते हो एज पर AS 11 ट्रीटमेंट ठीक है आपका। पॉइंट बताओ, क्लियर हुआ? तो ये बताना मेरे को, फॉरेन एक्सचेंज लॉस कायदे में बताओ बेटा 30,000 का नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज लॉस कितने का है? 4,500 रुपए का। पक्का? चलो बेटा, अब हम एक काम करेंगे, एक जर्नल एंट्री बेटा इस पूरे की बनाएंगे। जर्नल एंट्री ध्यान से बेटा, जर्नल एंट्री ध्यान से देखनी है। अच्छा बेटा, मैं एक काम करूं, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल है। ये देखो, इंटरेस्ट इंटरेस्ट तो कैंसिल ही हो रहा है ना, इंटरेस्ट इंटरेस्ट तो कैंसिल ही हो रहा है ना, तो नेट एंट्री क्या बनती है? PL डेबिट टू बैंक की बनती है ना, 24,000। तो मैं यही करूंगा, इंटरेस्ट को मैं डेबिट नहीं करूंगा, PL के टर्म्स में बात करेंगे। अब सुनना सुनना बेटा, पहले बताओ, ये 24,000 आपका इंटरेस्ट है एज पर AS 11, कहां जाएगा बेटा? PL में। तो PL डेबिट, एक्सपेंस है ना आपका, PL में जाएगा 24,000। बात समझ आई? अच्छा, अब सुनो 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 ध्यान से, ये 25,500 भी आपकी क्या है? बोरोइंग कॉस्ट, लेकिन एज पर AS 16। और बेटा AS 16 में बेटा बोरोइंग कॉस्ट की दो बातें थी। बोरोइंग कॉस्ट PL में जानी है या कैपिटलाइज होनी है, वो डिपेंड करता है, वो बोरोइंग कॉस्ट क्वालिफाइंग असेट पे लगी या नॉन क्वालिफाइंग असेट पे लगी। सुनो बेटा, मैंने क्या कहा? मैंने कहा ये जो 25,500 की बोरोइंग कॉस्ट है, हमें ये देखना है कि ये क्वालिफाइंग पे लगी या नॉन क्वालिफाइंग पे लगी एज पर AS 16। बेटा अगर तो ये 25,500 आप कहते हो क्वालिफाइंग पे लगी, फिर तो बेटा असेट डेबिट होगा, फिर तो कैपिटलाइज होगा, असेट डेबिट होगा। लेकिन अगर आप कहते हो नॉन क्वालिफाइंग पे लगी, फिर कैपिटलाइज नहीं होगा, फिर PL डेबिट होगा बेटा। ये बात समझ आई सबको? AS 16 में पढ़ा है बेटा हमने, अगर बोरोइंग कॉस्ट क्वालिफाइंग असेट पे लगी तो कैपिटलाइजेशन होगा, असेट को डेबिट करोगे, और अगर नॉन क्वालिफाइंग पे लगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप PL को डेबिट करो। चलो, अब बनाए एक जर्नल एंट्री। देखो बेटा, जर्नल एंट्री
ध्यान से बेटे, पीएल डेबिट, पहले इसको कर लो, पहले इसको करो 24,000 को, ये तो पीएल में ही जाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, ये 25,500 अगर क्वालिफाइंग असेट पे लगा है तो असेट को डेबिट करो, ठीक है। अगर नॉन क्वालिफाइंग पे लगा है तो पीएल को डेबिट करो। 25,500, बात समझ आई सबको, ठीक है। चलो, कितना डेबिट हो गया? 49,500 डेबिट हो गया। अब आता है 4,500 का फॉरेन एक्सचेंज लॉस, वो भी तो पीएल में डेबिट होगा ना, तो पीएल डेबिट कितना? 4,500 रुपये। लो बेटा, कॉपी करो इसे। एंट्री समझ आई? अच्छा, अब बताओगे बेटा, कोई क्रेडिट किसको करेंगे? क्रेडिट बेटा बताओगे, आपका कैश का आउटफ्लो कितने का हुआ? क्या 54 का कैश का आउटफ्लो हुआ है बेटा? नहीं, आपका कैश का आउटफ्लो तो सिर्फ 24 का ही तो हुआ, ये वाला 24 जो आपने इंटरेस्ट पे किया था, ठीक है। बाकी तो क्रेडिट किस में होगा बेटा? लोन अकाउंट में क्रेडिट होगा ना, 30,000। भाई लोन नहीं बढ़ा था आपका 30,000 से, तो ये दोनों आपके लोन अकाउंट में क्रेडिट होंगे। बस ये बेटा आपकी जर्नल एंट्री हो गई कंबाइंड, कंसोलिडेटेड जर्नल एंट्री। समझ आया सबको? पक्का? तो बेटा याद रखना, असेट डेबिट होगा अगर बोरोइंग कॉस्ट, बेटा अगर बोरोइंग कॉस्ट किस पे लगी है? क्वालिफाइंग असेट पे। और पीएल डेबिट होगा अगर बोरोइंग कॉस्ट नॉन क्वालिफाइंग असेट पे लगी है। मेरे को नहीं लगता बेटा आप कोई दिक्कत है आपको इसमें। कॉपी करो बच्चे। कॉपी कर लो बेटा। हो गया सबका? तो बेटा अब ना ये वाली एंट्रीज आपको बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने कंसोलिडेटेड एंट्रीज बना दी। ये सब आप काट सकते हो बेटा, ये सब आप काट सकते हो। मैंने आपको एक कंसोलिडेटेड एंट्री बेटा इसकी बना दी है, ठीक है ना। तो आप ये एंट्री सीधे बनाओगे। पक्का बताओ, AS16 में बेटा ये वाला केस क्लियर हुआ सबको? बेटा इसमें मैं ना एक बात अब ऐड कर रहा हूं, जरा मेरी बात सुनना। वो आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं है लेकिन मैं ऐड कर रहा हूं। एग्जाम्पल लिखो, assume in above case that interest rate on borrowings in India is 13%। मैंने बस बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% था ना क्वेश्चन में, उसकी जगह बेटा 13% किया है मैंने। कॉपी करो इसे। चलो फिर से बेटा वही चार्ट बनाओ जो हमने बनाया था, फिर से वही चार्ट। लॉस, लॉस बेटा इस लॉस को दो पार्ट्स में डिवाइड करना। इसमें लिखो पहला, लॉस बाय टेकिंग लोन इन फॉरेन करेंसी, लॉस बाय टेकिंग लोन इन फॉरेन करेंसी
और दूसरा लॉस बाय टेकिंग लोन इन इंडियन करेंसी। ठीक है बच्चे, ठीक है, ध्यान से बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनो। मुझे बताओ बेटा, फॉरेन करेंसी में लोन लेके बेटा कितने रुपए का नुकसान हुआ था? 54,000 का आपको नुकसान हुआ था बेटा। फॉरेन करेंसी में लोन लेके आपको 54,000 का क्या हुआ था? नुकसान। अच्छा, अब यही 4.5 लाख रुपए का लोन अगर आपने इंडियन करेंसी में लिया होता तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% पे कितना पड़ता? जरा देखो, 4.5 लाख पे 13%, 58,500 का इंटरेस्ट पड़ता आपको अगर आपने लोन इंडियन करेंसी में लिया होता। बात बताओ बेटा, समझ आई? पक्का? अब ध्यान से देखना बेटा, डिफरेंस है। अब मुझे एक बात बताओ, फॉरेन करेंसी में लोन लेके आपको 54,000 का नुकसान हुआ, और वही लोन अगर आप इंडियन करेंसी में लेते तो 58,500 का नुकसान होता। तो मुझे बताओ, फॉरेन करेंसी में लोन लेके फायदा हुआ या नुकसान हुआ बेटा? मैं दोबारा बोल रहा हूं, फॉरेन करेंसी में लोन लेके 54 का नुकसान हुआ, वही लोन अगर इंडियन करेंसी में लेते तो 58,500 का नुकसान होता। तो इतना बता दो बस, फॉरेन करेंसी में लोन लेके लॉस हुआ या प्रॉफिट? प्रॉफिट हुआ बेटा। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ बेटा? 4,500 रुपए का प्रॉफिट हुआ। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमारा 4,500 का क्या हुआ था? लॉस। वैसे यहां पर 4,500 रुपए का क्या हुआ? प्रॉफिट। तो जैसे हमने पिछले, देखो ये देखो ऊपर देखो, हमने 4,500 को क्या कहा था बेटा? फॉरेन एक्सचेंज लॉस। तो फिर मैं इसे 4,500 को फॉरेन एक्सचेंज गेन कह लूं बेटे? फॉरेन एक्सचेंज गेन। तो 4,500 रुपए का क्या हुआ? फॉरेन एक्सचेंज गेन। बात समझ आई? अब बेटा एक मैं लास्ट बात आपसे करने जा रहा हूं जो बेटा बहुत सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है बेटा। मुझे एक बात बताओ बेटा, प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या कहता है आपको? लॉसेस कैन बी रिकॉर्डेड ऑन एन अर्ली बेसिस बट प्रॉफिट्स कैन नॉट बी रिकॉर्डेड ऑन एन अर्ली बेसिस। मुझे एक बात बताना बेटा, नोशनल नोशनल बेटा लॉसेस तो बुक करे जाते हैं, लेकिन बेटा एक बात याद रखना, नोशनल इनकम्स बेटा बुक नहीं करी जाती मेरे बच्चे। नोशनल इनकम्स कैन नॉट बी बुक्ड। और ये जो प्रॉफिट आप कह रहे हो ना, ये 4,500, ये नोशनल है, अजम्पशन पे बेस्ड है। अगर हमने लोन इंडियन करेंसी में लिया होता तो हमें लॉस 58,500 का होता। फॉरेन करेंसी में लोन लेके हमें लॉस 54 का हुआ। तो अगर हम इंडियन करेंसी में लेते, ठीक है, तो हमें 58,500 का नुकसान होता। 4,500 रुपए फायदा हो गया फॉरेन करेंसी में लोन लेके बेटा। ये नोशनल इनकम है, ये जो प्रॉफिट है दिस इज नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट्स बेटा बुक नहीं होते हैं। भाई नोशनल ही तो है, आप कह रहे हो, आप अजम्पशन पे बेस चल रहे हो। अगर इंडियन करेंसी में लिया होता, ऐसे लॉसेस तो बुक कर सकते हो बेटा, ऐसे इनकम्स बुक नहीं होती हैं नोशनल बेसिस पे। तो याद रखना, दिस फॉरेन एक्सचेंज गेन कैन नॉट बी बुक्ड। क्यों? बिकॉज दिस इज नोशनल इन नेचर, अजम्पशन पे बेस्ड है। पॉइंट बताओ बेटा, क्लियर हुआ? तो सिंपल वर्ड्स में बोलूं,
फॉरेन एक्सचेंज गेन तो बुक हो ही नहीं सकता बेटा। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज लॉस आ रहा है क्या? लॉस तो नहीं आ रहा। नहीं बेटा, लॉस बुक होगा नोशनल बेसिस पे, गेन बुक नहीं होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज लॉस कितना आ गया? नील। गेन आ रहा है ना इस क्वेश्चन में, लॉस तो आ ही नहीं रहा ना, और गेन बुक होता नहीं है नोशनल बेसिस पे। लॉस अगर होता तो बुक होता, लेकिन लॉस है ही नहीं ना, लॉस तो है ही नहीं। तो फॉरेन एक्सचेंज लॉस नील। हमें बेटा लॉस से मतलब है, गेन बुक नहीं होता है नोशनल बेसिस पे। बात समझ आई? अब बताओ बेटा मेरे को टोटल लॉस कितना हुआ बाय टेकिंग लोन इन फॉरेन करेंसी 54 का। उसमें से बेटा बताओ कितने को फॉरेन एक्सचेंज लॉस माना गया? बताओ कितना फॉरेन एक्सचेंज लॉस है उसमें से? कुछ भी नहीं बेटा, नुकसान तो हुआ ही नहीं ना। फॉरेन करेंसी में लोन लेके नुकसान कहां हुआ? उल्टा आपको 4,500 का फायदा हुआ, लेकिन क्योंकि वो फायदा नोशनल नेचर का है वो बुक नहीं होता है बेटा। नुकसान तो आपको हुआ ही नहीं है, तो आपको 54,000 फॉरेन एक्सचेंज लॉस नहीं है बेटा। ये सारा का सारा 54 क्या माना जाएगा? बोरोइंग कॉस्ट। ये पूरी की पूरी 54 क्या मानी जाएगी? आपकी बोरोइंग कॉस्ट। बेटा फॉरेन एक्सचेंज लॉस तो हुआ ही नहीं है। हां, फॉरेन एक्सचेंज गेन जरूर हुआ था, लेकिन गेन कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन नोशनल बेसिस। अब मुझे एक बात और बताओ, ये जो फॉरेन बोरोइंग कॉस्ट है 54, इसमें से 24,000 रुपए की बोरोइंग कॉस्ट तो है एज पर एएस 11, और 30,000 रुपए की बोरोइंग कॉस्ट है एज पर एएस 16। इसका मतलब बेटा एक बात सुनो, ये जो आपने फॉरेन एक्सचेंज लॉस बुक किया था ना, ये देखो ऊपर, ये जो आपने फॉरेन एक्सचेंज लॉस बुक किया था 30,000 का ऊपर, बेटा ये 30,000 में से कायदे में लॉजिकली देखो तो फॉरेन एक्सचेंज लॉस हुआ ही कहां, उल्टा आपको फॉरेन एक्सचेंज गेन हुआ है। लेकिन गेन बुक नहीं हो सकता ऑन अ नोशनल बेसिस। तो पूरे 30,000 को बेटा बोरोइंग कॉस्ट माना जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज लॉस है ही कहां, उल्टा फायदा हुआ है बेटा फॉरेन करेंसी में लोन लेके। तो पूरे 30,000 को क्या माना जाएगा? बोरोइंग कॉस्ट एज पर एएस 16। अब फिर वही बात आ जाती है ना, ये वाली जो बोरोइंग कॉस्ट है, ये वाली जो बोरोइंग कॉस्ट है एज पर एएस 11, ये तो पीएल में चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पीएल में जाएगी या कैपिटलाइज होगी वो डिपेंड करता है ये बोरोइंग कॉस्ट किस पे लगी। अगर तो क्वालिफाइंग असेट पे लगी तो बेटा कैपिटलाइज होगी, मतलब असेट की कॉस्ट में ऐड होगी। और अगर नॉन क्वालिफाइंग पे लगी तब कहां जाएगी बेटा? पीएल में जाएगी। बताओ समझ आया पूरा केस? अच्छा, एंट्री भी बनाए बेटा एक, देखो जर्नल एंट्री। चलो बताओ, ये 24,000 बेटा पहले बताओ कहां जाना है? पीएल में। तो पीएल डेबिट 24, ठीक है। अच्छा, ये 30 अगर तो क्वालिफाइंग पे लगा है तो असेट अकाउंट डेबिट होगा, और अगर नॉन क्वालिफाइंग पे लगा है तो पीएल डेबिट होगा 30 टू बैंक। बताओगे बेटा इसमें से कैश का आउटफ्लो तो सिर्फ 24 का ही हुआ ना, ये वाला जो 24 है, बाकी तो लोन अकाउंट में गया था, लोन की वैल्यू बढ़ गई थी 30,000। लो बेटा, ये आपकी जर्नल एंट्री हो गई। तो एक बात याद रखना, अगर फॉरेन एक्सचेंज लॉस आ रहा है इट कैन बी बुक्ड ऑन अ नोशनल बेसिस, लेकिन अगर फॉरेन एक्सचेंज गेन आ रहा है, गेन बेटा नोशनल बेसिस पे बुक नहीं करे जाते हैं, अज्यूम्ड बेसिस पे बुक नहीं करे जाते हैं। लो बेटा, ये हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया बच्चे, मेरे ख्याल से बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया ये, ठीक है। चलो बेटा कॉपी कर लो। एएस 10 हमारा नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे।
चलो हो गया बच्चे। चलो बेटा AS10 नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं। टिल देन थैंक यू।